हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज से बच्चों हम लोग क्लास 12 की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और आप जो है सीक्वेंस क्रम से आप वीडियो देखेंगे। तो क्लास 12 का पहला यूनिट हम शुरू कर रहे हैं, वो है पहला यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हिंदी की किताब भी अगर उनके पास है इस समय तो वो सामने रख कर ही बैठे, उससे उनको फायदा रहेगा। और नोट भी आप वीडियो को रोक करके नोट बनाते रहें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। चार्ज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज जो है एट रेस्ट पे होता है, चार्ज रेस्ट रहता है इलेक्ट्रो। और एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मतलब इसका मेन भाग जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, ELECTRO, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। इसके दो भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक भाग है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक भाग है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बहुत आगे पढ़ेंगे, अभी हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसका पहला भाग आज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पहला भाग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट, जो चार्ज है वो विरामावस्था में रहेगा। तो यह पहला भाग शुरू होता है। तो पहली हेडिंग है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में इसके बारे में लिखना, इसके बारे में बहुत सी कहानी किताब में है। तो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले एक यूनानी वैज्ञानिक थेल्स थे। उन्होंने सबसे पहले अंबर बिल्ली की खाल को आपस में रगड़ा और उनके बीच आकर्षण पाया। तो उन्होंने दुनिया को ये बात बताई, लेकिन किसी ने उनकी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। तब सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के प्रसिद्ध डॉक्टर सलाहकार गिलबर्ट ने पुनः यही प्रयोग किया। अंबर बिल्ली की खाल, ऊन और अंबर या कांच का रॉड लेकर उन्होंने कई प्रयोग किया। फिर इन पदार्थों में अट्रैक्शन का गुण पाया गया। उस समय वो वैद्युतमय कहा गया, इसको चार्ज सब्सटेंस कहा गया, वैद्युतमय। तो ये कहानी है। तो इस कहानी से ये लिखना नहीं है कहानी, और बस ऐसे बता दिए हैं। तो अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या वर्क करता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनेशन क्लियर करने के लिए बच्चों फिर हम लोग इसमें जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में है, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज गति कर रहा है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक में हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक प्रभाव और मैग्नेटिक प्रभाव दोनों उत्पन्न करता हो, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों उत्पन्न होते हैं, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। जो हिंदी वाले लड़के हैं वो डिफिनेशन लिख लें। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, वैद्युत आवेश कहलाता है। सबसे अच्छा डिफिनेशन है, कहीं कोई आशंका नहीं है। दोबारा हिंदी में एक बार सुन ले। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, वैद्युत आवेश कहलाता है। मैं फिर कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ेंगे, इसमें चार्ज एट रेस्ट पे रहेगा। फिर दूसरा भाग इलेक्ट्रोडायनेमिक आएगा आगे, उसमें चार्ज जो है मोशन करेगा। अगर चार्ज एट रेस्ट पे है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक प्रभाव उत्पन्न होता है, अगर चार्ज मोशन में है तो उसके कारण मैग्नेटिक प्रभाव उत्पन्न होता है। तो जाहिर है चार्ज दोनों प्रभाव उत्पन्न करता है। तो इसकी डिफिनेशन में जो दोनों प्रभाव क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए। दोनों प्रभाव को ऐड करके हम इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन आपको बताए। तो हमें उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ हेडिंग लिखा है
और हेडिंग पर गौर किया जाए। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड मतलब संबद्ध है, जुड़ा है, एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच। तो चार्ज किसी पदार्थ का वह गुण है ड्यू टू विच जिसके कारण इट प्रोड्यूसेज माने उत्पन्न करता है, इट प्रोड्यूसेज एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब जो उत्पन्न करता है और वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न करता है, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। ध्यान दें, कुछ और बात इसके बारे में जाने तो आगे कह रहा है द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस माने इलेक्ट्रॉन की अधिकता, डिफिशियंसी माने इलेक्ट्रॉन की कमी। ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉडी, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता और इलेक्ट्रॉन की बॉडी इज द काजेज ऑफ नेट चार्ज ऑन ए बॉडी। मतलब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अधिक है या इलेक्ट्रॉन की कमी है, यही उसके चार्ज होने का क्या है? कारण है। काजेज मतलब कारण है। मतलब कोई पदार्थ चार्ज है, आवेशित सब्सटेंस है कोई, तो उसमें या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन निकल कर गया होगा, जितना गया होगा उतना प्लस चार्ज आएगा, जिसमें गया होगा उसमें उतना माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे आपको जानना था। तो बच्चों आप ये इंग्लिश में भी उतार लें। तो हाँ विद्यार्थी, और आज का अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इसके बारे में हिंदी में पहले समझे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जब दो पदार्थों को, जो सब्सटेंस को हम लोग रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो किसी एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तथा दूसरे में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी जो है, इलेक्ट्रॉन की कमी धन आवेश को प्रदर्शित करती है, जबकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋण आवेश को प्रदर्शित करती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता वो बताती है पदार्थ क्या है, हमारा ऋण आवेशित है। और एक थ्योरी ये जानना है। और अब उसमें ये नहीं कि अंबर बिल्ली की खाल को रगड़ते हैं तो अंबर पे प्लस चार्ज आता है, बिल्ली की खाल पर माइनस चार्ज आता है। इसी प्रकार कांच की राड और ऊन, कांच की छड़ को इस टाइप ले लेते हैं और ऊन को आपस में रगड़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं कांच की छड़ पर प्लस चार्ज आ जाता है, ऊन पे माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो अब ऐसे बहुत से सब्सटेंस बुक में दिए रहते हैं कि इस सब्सटेंस में प्लस आता है, इसमें माइनस आता है। तो ये चीज रटने की जरूरत नहीं है, इसमें ध्यान दें। एक और थ्योरी जानना है कि दो समान प्रकृति के आवेश, मतलब दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, ऐसी दशा में उनके बीच क्या लगता है? जैसे पेन है, मेरी उंगली, दोनों प्लस प्लस है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। एक प्लस है, एक माइनस है, तो उनके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है। तो बस इतना हमें हिंदी में आपको बताना था। ये चैप्टर शुरुआत हो रहा है बच्चों, और ध्यान दें, बेस क्रमबद्ध पढ़ाई करें, अभी आगे अच्छा आने वाला है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में अब मैं लिखा हूं when we rub two substances mutually, जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, then one substance have excess electron and other have deficiency of electron। मतलब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन की अधिकता को रखता है और दूसरा क्या रखता है? इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है। तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड नेगेटिव चार्ज, मतलब कोई पदार्थ जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता रखता है तो क्या प्रदर्शित करेगा? निगेटिव चार्ज को प्रदर्शित करेगा। वो पदार्थ जो है निगेटिव कहलाएगा, ऋणावेशित पदार्थ कहलाएगा, निगेटिव चार्ज सब्सटेंस। और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी जो है धन आवेश को प्रकट करती है। और मैं लिखा हूं लाइक चार्जर रिपेल ईच अदर। लाइक मतलब समान प्रकृति के आवेश, लाइक मतलब दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। व्हाइल, जबकि अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर,
जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश मतलब एक प्लस एक माइनस हो, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चार्ज के बारे में ये जानना है। SI यूनिट ऑफ चार्ज इक्वल टू एम्पियर गुणे सेकेंड। चार्ज का जो आप फार्मूला जानते होंगे, Q इक्वल टू आई टी जानते हैं। आई का मात्रक एम्पियर हो जाएगा, टी सेकेंड हो जाएगा। ध्यान दें, मैं आपसे पहले क्लास 11th में जो लोग नहीं पढ़े हो देख लेंगे, वहां यूनिट लिखने का मैं तरीका बताया हूं। जो साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट है, वो अगर पूरा सेंटेंस कोई लड़का लिखता है, कोई विद्यार्थी लिखता है, तो पहला अक्षर स्मॉल लेटर से होना चाहिए। ध्यान दें, पहला लेटर से स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। हाँ, अगर एम्पियर कोई एक अक्षर में लिखता है, एम्पियर गुणे सेकेंड, तो ये चल जाएगा। एम्पियर एक अक्षर में एक लिखेगा तो वो चलेगा, लेकिन एम्पियर अगर पूरा लिखा है तो पहला अक्षर स्मॉल लेटर में होना आवश्यक है, और एक अक्षर में एम्पियर कोई लिखता है तो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ये नियम है। कूलाम, कूलाम में सी कोई लिखता है, जिसे ए गुणे सी, एम्पियर गुणे कूलाम, सॉरी कूलाम कोई लिखता है एक अक्षर में, तब तो सी लिखा जाए, कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। अगर पूरा सेंटेंस कोई पूरा शब्द लिखता है कूलाम, तो पहला अक्षर स्मॉल लेटर से ही लिखा जाएगा। ये फिजिक्स के नियम में है, ध्यान दें। जितने भी साइन, न्यूटन, न्यूटन लिखना है तो पहला अक्षर स्मॉल लेटर से ही लिखना है। अगर पूरा न्यूटन लिखते हैं, एक अक्षर लिखते हैं, तब उसका मात्रक क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर में। ध्यान दें, ये नियम है। तो आज से आप ध्यान दें, जो आप लोग नहीं पढ़े होंगे क्लास 11th में, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि पहला अक्षर साइंटिस्ट के नाम पे जितना है यूनिट इन इंग्लिश में, इंग्लिश की बात मैं कर रहा हूं, तो उसका पहला अक्षर जो है पूरा अगर लिखते हैं तो पहला अक्षर स्मॉल लेटर से होना चाहिए, एक अक्षर लिखते हैं पहला अक्षर कैपिटल लेटर से होना चाहिए, ध्यान दें। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इक्वल टू एम्पियर गुणे सेकेंड, एम्पियर गुणे सेकेंड यहां से हो जाएगा। एम्पियर गुणे सेकेंड को ही वैज्ञानिक के नाम पे इसे जाना जाता है, कूलाम। एम्पियर गुणे सेकेंड को आज से हम लोग जानेंगे। SI यूनिट ऑफ चार्ज इक्वल टू कूलाम। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। उसका डायमेंशन Q बराबर IT एम्पियर A और टाइम का T लिखा है। तो हमें लगता है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपको समझ में आ गया होगा। हाँ विद्यार्थी देखें, और तीसरा अगला हेडिंग है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। देखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये IIT नीट स्तर का भी कोर्स है, जो कॉम्प्लिकेटेड कोर्स है, जो बोर्ड में नहीं दिया है, वो भी हम साथ लेकर चल रहे हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ें, ज्ञानवर्धक है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज के विशेष गुण क्या है, ध्यान दें। तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब किसी पदार्थ में कोई पदार्थ है वो आवेश रखता है और वो द्रव्यमान न रखता हो, ये चीज संभव नहीं है। लेकिन ये संभव है कि कोई पदार्थ अगर आवेश रखता है तो उसके पास मास भी अवश्य होगा, लेकिन कोई पदार्थ मास रखता है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसके पास चार्ज भी हो। जैसे ये पेन है, तो यह आवश्यक नहीं कि इसके पास चार्ज भी है, लेकिन मास अवश्य है। लेकिन अगर चार्ज है, ये पदार्थ जो है चार्ज है, तो इसमें मास अवश्य होगा, ये निश्चित बात है। तो बहुत से ऐसे पदार्थ हैं उनके पास मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है, लेकिन कोई ऐसा पदार्थ आप नहीं बता सकते जिसके पास चार्ज हो और मास न हो। मतलब चार्ज है तो उसके साथ मास अवश्य होगा, ये पॉइंट कह रहा है अंग्रेजी में हमारा ये पॉइंट पहला। तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, थ्रो यद्यपि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो हमें लगता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। एक पॉइंट ये क्लियर करें। दूसरा पॉइंट, व्हेन ए बॉडी इज गिवन पॉजिटिव चार्ज इट्स मास डिक्रीजेज। अब ये लाइन क्लियर करो आप कॉन्सेप्ट से, ये कॉन्सेप्ट वहां नहीं है, क्लियर करो। जैसे दो पदार्थ को आपने रब किया, एक ये लिया एक छड़ ले लिया, आपने रब किया तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, इसमें चले गए। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, तो ये +2 हो जाएगा, +2 कूलम आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए तो जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो वो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान भी होता है, तो इसका मास क्या करेगा, इसका मास डिक्रीज करेगा।
मास डिक्रीज, इसका मास डिक्रीज, और इसका मास क्या करेगा, इंक्रीज, इसका मास इंक्रीज, इसका मास बढ़ेगा, इसका मास घटेगा। तो यही 2 पॉइंट यहां नीचे लिखा है। व्हेन ए बॉडी इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज इट्स मास डिक्रीजेज, कोई वस्तु अगर पॉजिटिव चार्ज रखता है तो उसका मास क्या, इसका मतलब है कम है, घट रहा है, इंक्रीज घट चुका है, उसका द्रव्यमान क्या है, घट चुका है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकला है तो 2 इलेक्ट्रॉन गया होगा, और इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है, मास भी होता है, तो इसका द्रव्यमान तो बढ़ जाएगा लेकिन इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, व्हेन ए बॉडी इज गिवन नेगेटिव चार्ज, अगर तो इस पे 2 क्या आ जाएगा, 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज देता है तो इट्स मास इंक्रीजेज, उसका मास क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो मैं समझता हूं ये दोनों पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ये रटने वाली कोई बात नहीं। जब 2 पदार्थों को आपस में रखते हैं, एक पदार्थ में प्लस आवेश उत्पन्न होता है, एक में माइनस, जिसमें प्लस होता है उसका मास कम हो गया है। कम इसलिए हो गया है क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ द्रव्यमान भी लेके जाता है, तो द्रव्यमान इसका कम हो जाएगा। जिसमें वो गया, जिसमें जो पदार्थ आवेश को देता है, और उसका मास क्या हो गया है, ज्यादा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज और, इसमें द्रव्यमान और मास में अगर हम अंतर करें तो विद्यार्थी आपको एक चीज और जानना चाहिए। आइंस्टीन का सापेक्षिकता सिद्धांत है, m इक्वल टू होता है m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं इसका है, इसे कहते हैं रेस्ट मास, रेस्ट मास। और रेस्ट मास ये है मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी मतलब वस्तु का द्रव्यमान है, ये रेस्ट मास है। तो ये चीज ध्यान देना। तो यदि कोई वस्तु, ये आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत से ये थ्योरी है, बहुत आवश्यकता नहीं लेकिन आपको ये थ्योरी जान लेना चाहिए क्योंकि आगे का कंसेप्ट हमें बहुत क्लियर करके चलना है। बताना ये हमें कि जब कोई वस्तु गति करती है तो उसका ये सूत्र आपको बता रहा है, जब कोई वस्तु गति करती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। जैसे मैं हूं स्थिर, कोई बुक स्थिर अवस्था में है, जैसे ये बुक हमेशा स्थिर रहते हैं, इसका द्रव्यमान बढ़ने वाला नहीं, ये रेस्ट मास है, ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यही बुक बहुत तेजी से अगर गति कर रहा है, बहुत तेजी से, और थोड़े वेग से गति करेंगे तो उसका द्रव्यमान इतना कम बढ़ता है कि वो गणना में नहीं आता है, स्थिर मानकर ही चलते हैं। लेकिन अगर कोई वस्तु इस प्रकार के चलता है, इतनी तेज भागता है जिसकी गणना प्रकाश की चाल की तुलना में हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसी दशा में मास ऑफ बॉडी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ध्यान दें, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो मास कांस्टेंट रहेगा। यदि कोई वस्तु बहुत तेजी से गतिमान है, इतना तेजी से गतिमान है कि उसे प्रकाश की स्पीड के, लाइट की स्पीड के तुलना में हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, तो ऐसी दशा में वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या देखें, वी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान, सी स्पीड ऑफ लाइट है, m इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इक्वल टू m नॉट मतलब रेस्ट ऑफ मास अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी स्क्वायर माने वस्तु का वेग है और अपॉन सी स्क्वायर माने स्पीड ऑफ लाइट है। ये तो अगर वस्तु का वेग सी स्क्वायर की तुलना में नगण्य नहीं है, निग्लिजिबल नहीं है, तो ऐसी दशा में गतिमान वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ये सार्वभौम सत्य है कि जब वस्तु गतिमान करता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। स्लो स्पीड से आप गतिमान करते हो तो जाहिर है कि द्रव्यमान तो बढ़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से नहीं, बहुत थोड़ा बढ़ता है, वो गणना में नहीं आता, हम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन हमारे फिजिक्स में ये भी होता है। तो ये थ्योरी हमें आपको बतानी थी। तो आप ध्यान दें, बहुत कीमती पॉइंट है, हम आपके लिए इकट्ठा किए थे, तो आप इसे उतार लें। तो हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग आपका है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश समय, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आवेश संरक्षण का नियम। तो
आवेश संरक्षण का नियम बच्चों हिंदी में जो हम लोग डिफिनेशन जानते हैं, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। तो किसी निकाय का या कोई विलगित सिस्टम है, उसका चार्ज, टोटल चार्ज सदैव क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यह भी आवेश संरक्षण का नियम है। तो जितना टोटल चार्ज है उतना ही रहेगा। ये बात और हम आपको समझते हैं। आइए हम लोग समझते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका डेफिनेशन देखिए इंग्लिश में। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय। तो चार्ज ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड आर कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लेकिन कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, केवल क्या किया जाता है? ट्रांसफर्ड किया जाए, स्थानांतरण किया जा सकता है, प्लस माइनस में चेंज हो सकता है, उसे ही कहा जाता है क्या? आर कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड आर कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ध्यान दें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। या दूसरा डिफिनेशन ये भी कह सकते हो, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। तो कोई एक सिस्टम है, उसका टोटल चार्ज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इट्स कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी नियम है। इन सबको समझने के लिए मान लेते हैं कोई सिस्टम है, एक सिस्टम ये है, सिस्टम नॉट बॉडी। तो एक सिस्टम ये है जिसमें 3 बॉडी ए बी सी है। एक पर +4 कूलम आवेश है, बी पर +2 कूलम आवेश है, सी पर -1 कूलम आवेश है। इन तीनों को हम धड़ इस टाइप से, ये हम सिस्टम या डिब्बा टाइप से कुछ बोले आप, बॉक्स टाइप से, इसको हम हिला दें इस टाइप से, तो एक दूसरे पर लड़ भिड़ जाएंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा इधर उधर। चार्ज ट्रांसफर होने पर हम मान लेते हैं ए वाले वस्तु पे कितना गया होगा? 1 कूलम अब बचा होगा। बी वाले डैश पे 2 कूलम बचा होगा। तो सी वाले डैश पे कितना चार्ज होगा? इसको हल करना है। ये समझिए क्वेश्चन हो गया। तो सी वाला चार्ज कितना होगा? तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहां प्रॉब्लम हल करना है। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये हो जाएगा QA प्लस QB प्लस QC इक्वल टू QA डैश प्लस QB डैश प्लस QC डैश। ऐसा हो जाएगा। मान लेते हैं QA हमारा है 4 कूलम और QB हमारा 2 कूलम है, QC हमारा है -1 कूलम इक्वल टू QA डैश ये 1 कूलम है और QB डैश है 2 कूलम और QC डैश कितना है? Q है। तो हम ये देख लेते हैं 4 - 1 ये कितना आया? 3 इक्वल टू 2 प्लस Q, क्या हो गया भाई? 2 प्लस, ये कहाँ है? यहाँ तो 1 है ना। तो 4 - 1 3 आया, यहाँ 1 है, 1 प्लस Q ये लिखा है, तो 1 आके घट जाएगा, यहाँ निकल जाएगा। तो Q इक्वल टू 2 कूलम। अगर 2 कूलम लिखते हैं तो 2 कूलम बड़ा सा लिखना चाहिए, 2 कूलम। ध्यान दें। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम आपको समझा रहे थे। इसकी हिंदी में बताए, अंग्रेजी में डिफिनेशन बताए और आपको ये थ्योरी समझाए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको इंग्लिश का ज्ञान भी कुछ दिन में बहुत अच्छा हो जाएगा। उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज का हम लास्ट रीडिंग अब शुरू कर रहे हैं। पहला वीडियो है, मैं बड़ा दिन नहीं बनाना चाहता क्योंकि लड़के भी पढ़ते हुए ऊब जाते हैं और अपलोड होने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान दें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या हिंदी में से कहते हैं आवेश की परमाणुकता। आवेश की परमाणुकता। तो किसी पदार्थ में जो है बच्चों, जो थ्योरी है, किसी आवेशित पदार्थ में आवेश की मात्रा मूल आवेश की पूर्ण गुणज होती है। किसी पदार्थ में, पदार्थ मतलब आप ये पेन समझ लीजिए, किसी पदार्थ में आवेश की मात्रा मूल आवेश की पूर्ण गुणज होती है, जिससे आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। मूल आवेश जो है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या कहते हैं?
मूल आवेश कहा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का वो 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। तो एक इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज होता है उसे फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। और जो किसी ऑब्जेक्ट में, किसी आवेशित वस्तु में जो आवेश की मात्रा होती है वो फ्रैक्शनल नहीं होती, 2.5, 3.5, 4.25, 4.25, 1.5 इस टाइप का इलेक्ट्रॉन नहीं, आवेश की मात्रा इस टाइप से नहीं होता। अगर होता भी है, अगर दुनिया में इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्ज होते हैं तो वो इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है, फ्री चार्ज नहीं है। तो फ्री चार्ज में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट अमाउंट जो है चार्ज का वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, जिसे फंडामेंटल चार्ज कहा जाता है, मूल आवेश कहा जाता है। ध्यान दें, फंडामेंटल चार्ज सबसे छोटा स्मॉलेस्ट अमाउंट जो चार्ज का है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के ही बराबर होता है और ये इंडिपेंडेंट है। इससे छोटा आवेश मैं नहीं कहता दुनिया में होते नहीं है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो वैलिड नहीं है। हाँ, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखें, अमाउंट ऑफ चार्ज इन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए फंडामेंटल चार्ज, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब ये कह रहा है किसी आवेशित पदार्थ में, किसी आवेशित वस्तु में आवेश की मात्रा मूल आवेश की क्या होती, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब पूर्ण गुणज होती है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना इस टाइप से, 2 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स इस टाइप से होता है। तो ये ध्यान दें। तो आगे मैं लिख भी दिया हूं, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। तो किसी आवेशित वस्तु में जो आवेश की मात्रा होती है, अमाउंट ऑफ चार्ज Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन ई, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन, ये इंटीजर है 1 2 3। तो प्लस माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस को प्रदर्शित करता है, डिफिशियंसी को प्रदर्शित करता है। आपको पहले ध्यान देना है कि नेचर पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी अगर न्यूमेरिकल में है तो इलेक्ट्रॉन की कमी, तो नेचर पूछेगा तो आप बताएंगे धनावेशित, पॉजिटिवली नेचर में। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता बोलता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋण आवेश को प्रदर्शित करती है, तो नेचर में निगेटिवली चार्ज कहा जाएगा। तो ध्यान दें, इस टाइप से आप ध्यान देंगे न्यूमेरिकल में, कल न्यूमेरिकल भी इस पे बताया जाएगा। तो सबसे छोटा चार्ज अगर 1 रखते हैं तो प्लस माइनस 1 कूलाम हुआ, और 2 रखते हैं तो प्लस माइनस 2 कूलाम हुआ। ये 5/2 या 3/2 इस टाइप से फ्रैक्शनल नहीं होता है। तो यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। हम फिर आपको एक बार हिंदी बता देते हैं, किसी आवेशित पदार्थ में, वस्तु में आवेश की मात्रा मूल आवेश की पूर्ण गुणज होती है, मल्टीपल होती है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स इस टाइप से होता है, फ्रैक्शनल नहीं होता, भिन्नात्मक नहीं होता है। तो आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।